हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग देख रहे थे एनसीईआरटी सार संग्रह 2024 और पिछले वाले वीडियो में हमने हिस्ट्री को कंप्लीट करवा दिया था, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री हो या मिडिएवल हो या फिर मॉडर्न, या सब के सब कंप्लीट हो चुका है। आज मैं प्रारंभ करने वाली हूँ बायोलॉजी से जीव विज्ञान। तो इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे, पहले वो जान लीजिए। जीव विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इसके बाद जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास, कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, सेल के बारे में पढ़ेंगे, पोषण, पादपों की आकार की, कंकाल तंत्र, श्वसन तंत्र, उसके बाद पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और तंत्रिका तंत्र, इतने टॉपिक को आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, कमेंट करके लेकिन जरूर बताइएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आज के इस वीडियो का, विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? विटीकल्चर, अंगूर की खेती। विटीकल्चर, अंगूर की खेती। जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयुर्वेद के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयुर्वेद के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? तो केचुआ, अर्थवॉर्म, जिसे किसान का मित्र भी कहा जाता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी, मिट्टी का अध्ययन। पेडोलॉजी, मिट्टी का अध्ययन। फूलों का अध्ययन, एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन, एंथोलॉजी। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटेमोलॉजी, एंटेमोलॉजी कहलाता है। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसे कहते हैं जननांकी। क्या कहते हैं? जननांकी कहते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जननांकी या फिर डेमोग्राफी। जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? एथनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एथनोलॉजी। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? सब्जी का अध्ययन ओलेरी कल्चर। सब्जी का अध्ययन ओलेरी कल्चर। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। सर्पों का अध्ययन सर्पेंटोलॉजी। सर्पों का अध्ययन सर्पेंटोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहेंगे? तो मृदा रहित पादप संवर्धन। मृदा रहित पादप संवर्धन कह सकते हैं कि बिना मिट्टी की खेती क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक शाखा है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु को। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक, चलिए याद रखेंगे यहाँ पे जीव विज्ञान की शाखा और जनक का नाम दिया गया है। जंतु विज्ञान अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु हैं। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। वनस्पति विज्ञान बोटनी के जनक हो जाएंगे थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है? लुई पाश्चर। लुई पाश्चर। सूक्ष्म जीव विज्ञान जिसे माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी, और इसके जनक कौन है? तो रॉबर्ट कोच हैं। जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट कोच। सूक्ष्म विज्ञान के लुई पाश्चर। प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक एडवर्ड जेनर। प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कौन है? एडवर्ड जेनर है। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस। वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र। रुधिर परिसंचरण तंत्र, इसका जनक है विलियम हार्वे। साइटोलॉजी, कोशिका का जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तन म्यूटेशन का जनक है हांग्यो डी व्रीज। हांग्यो डीज, माफ करिएगा, हांग्यो डी व्रीज। कवक विज्ञान माइकोलॉजी। कवक विज्ञान माइकोलॉजी। कवक विज्ञान के जनक कौन है? हेनरी एटन डी बेरी। हेनरिच एटन डी बेरी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान, इसके जनक हैं स्टीफन हेल्स। पादप शरीर क्रिया विज्ञान स्टीफन हेल्स। आधुनिक वनस्पति विज्ञान कैरोलस लिनियस। रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप के जनक है कार्ल लैंडस्टीनर। अंतःस्रावी विज्ञान इंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एल्वा एडिसन। आनुवांशिकी जेनेटिक्स के जनक हो जाएंगे ग्रेगर जॉन मेडल। आधुनिक आनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेडल। भारतीय पुरावनस्पति विज्ञान बीरबल साहनी। भारतीय पुरावनस्पति विज्ञान बीरबल साहनी। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के जनक हैं
पॉल वर्ग। शैवाल विज्ञान फाइकोलॉजी विलियम हेनरी हार्वे। विलियम हेनरी हार्वे शैवाल के क्या हैं तो जनक हैं। भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक कौन है तो M.O.P. अयंगर। M.O.P. अयंगर। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक रामदेव मिश्रा। याद रखेंगे भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है तो रामदेव मिश्रा। आई थिंक यह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। औषधि विज्ञान हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस। सूक्ष्मदर्शिकी एंटनी वॉन लीवनहॉक। जीन चिकित्सा एंडरसन। जीन चिकित्सा के जनक कौन है एंडरसन है। एक बार फिर से देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। जंतु विज्ञान का अरस्तु। वनस्पति विज्ञान का थियोफ्रेस्टस। सूक्ष्मजीव विज्ञान लुई पाश्चर। जीवाणु विज्ञान रॉबर्ट कोच। प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान कैरोलस लिनियस, जिसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम विलियम हार्वे। कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तन होंग्यो डी ब्रिज। कवक विज्ञान जिसका अध्ययन जो है माइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन तो हेनरिच एटन डीवेरी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक है स्टीफन हेल्स। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक है कैरोलस लिनियस। रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप के जनक कौन है तो कार्ल लैडस्टीनर। अंतःस्राविक विज्ञान के जनक है थॉमस एल्वा एडिसन। आनुवांशिकी के जनक कौन है तो ग्रेगर जॉन मेडल हैं। आधुनिक आनुवांशिकी ग्रेगर जॉन मेडल ही। भारतीय पुरावनस्पति विज्ञान बीरबल साहनी। आनुवांशिक अभियांत्रिकी पॉल वर्ग। शैवाल विज्ञान विलियम हेनरी हार्वे। भारतीय शैवाल विज्ञान M.O.P. अयंगर। भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे तो रामदेव मिश्रा। औषधि विज्ञान के जनक हिपोक्रेटस। सूक्ष्मदर्शिकी माइक्रोस्कोपी एंटनी वॉन ल्यूवेन हॉक। और जीन चिकित्सा के जनक कौन है एंडरसन। बहुत ही अच्छे ढंग से हमने बता दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं दिया गया है। घास विज्ञान एग्रोस्ट्रोलॉजी, इसके अध्ययन घासों का अध्ययन किया जाता है। घासों का अध्ययन। एल्गोलॉजी, एल्गोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन। एल्गोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन। एनाटॉमी शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटॉमी के अंतर्गत करते हैं। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। एंथोलॉजी क्या कहलाता है पुष्पों का अध्ययन। जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन। ब्रायोलॉजी ब्रायोफाइटा का अध्ययन। ब्रोयोलॉजी माफ करिएगा ब्रोयोलॉजी क्या है तो हो जाएगा ब्रायोफाइटा का अध्ययन। कैसिडोलॉजी, कैसिडोलॉजी पादपों में रोगजन गांठों पादप कैंसर का अध्ययन। कैसिडोलॉजी पादपों में रोगजन गांठों या फिर पादप कैंसर का अध्ययन कैसिडोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। डेंड्रोकोनोलॉजी, डेंड्रोकोनोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों की आयु का अध्ययन करते हैं। डेंड्रोलॉजी वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन करते हैं। इकोनॉमिक बॉटनी, इकोनॉमिक बॉटनी नाम से ही प्रतीत हो रहा है आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन इकोनॉमिक बॉटनी कहलाता है। एथनोबॉटनी, एथनोबॉटनी के अंतर्गत आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन करते हैं। आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन एथनोबॉटनी के अंतर्गत करते हैं। फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री वनों का अध्ययन। एक्सोबायोलॉजी अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत। अन्य ग्रह पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग कृत्रिम जीन्स का निर्माण व स्थानांतरण का अध्ययन जेनेटिक इंजीनियरिंग के तहत। कृत्रिम जीन्स का निर्माण व स्थानांतरण का अध्ययन किसके अंतर्गत जेनेटिक इंजीनियरिंग के तहत। लाइक्नोलॉजी, लाइक्नोलॉजी लाइकेंस का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन। कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन। माइकोप्लाज्मोलॉजी, माइकोप्लाज्मोलॉजी माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन माइकोप्लाज्मोलॉजी। निमेटोलॉजी, निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन निमेटोलॉजी के अंतर्गत। निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन निमेटोलॉजी के अंतर्गत। पेलियोबोटनी, पेलियोबोटनी पादप जीवाश्म का अध्ययन। पादप जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है पेलियोबोटनी। नेक्स्ट है पेलिनोलॉजी, पेलिनोलॉजी पराग कणों का अध्ययन। पेंथोलॉजी पादप रोग का उपचार व अध्ययन। पादप रोग का उपचार व अध्ययन। पैरासिटोलॉजी, पैरासिटोलॉजी पोषक तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन। फार्मेकोलॉजी औषधीय पादपों का अध्ययन। फिजियोलॉजी विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन। फिजियोलॉजी विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन फिजियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। टेरिडोलॉजी टेरिडोफाइट्स का अध्ययन। टेरिडोलॉजी टेरिडोफाइट्स का अध्ययन। फाइटोजियोग्राफी, फाइटोजियोग्राफी के अंतर्गत पौधों के वितरण व उसके कारण का अध्ययन करते हैं। स्पेस बायोलॉजी,
स्पेस बायोलॉजी, अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन। अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन स्पेस बायोलॉजी कहलाता है। स्पर्मोलॉजी, बीजों का अध्ययन। स्पर्मोलॉजी, बीजों का अध्ययन। हीलियोथेरेपी, सूर्य के प्रकाश से चिकित्सा करने की प्रक्रिया। हीलियोथेरेपी क्या कहलाता है? तो सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? हीलियोथेरेपी कहलाता है। सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया हीलियोथेरेपी कहलाता है। हाइड्रोपोनिक्स, इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा के बागवानी की जाती है। हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत। अब आगे दिया गया है जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, इसे भी देख लेते हैं। एनाटॉमी, एनाटॉमी क्या है? तो विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विभिन्न अंगों की रचना का प्रदर्शन करना एनाटॉमी। विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विभिन्न अंगों की रचना का प्रदर्शन करना एनाटॉमी। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन। इकोलॉजी क्या है? तो जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विभिन्न संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। एम्ब्रायोलॉजी, भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन एम्ब्रायोलॉजी। एंजाइमोलॉजी, उत्प्रेरकों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी, कीट पतंगों का अध्ययन। जेनेटिक्स, जीवों के आनुवंशिक लक्षण एवं इनकी वंशांगति का अध्ययन जेनेटिक्स का अंतर्गत करते हैं। नाम से ही प्रतीत हो रहा है। जैसे हीमेटोलॉजी, तो रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन करते हैं। मैमलोलॉजी, मैमेलोलॉजी स्तनधारियों का अध्ययन। मैमलोलॉजी स्तनधारियों का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी, अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। ओडोंटोलॉजी, दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी क्या कहलाएगा? पक्षियों का अध्ययन। पैथोलॉजी, रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। रोगों की प्रकृति, लक्षण एवं कारण का अध्ययन पैथोलॉजी। रेडियोलॉजी क्या है? तो जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन रेडियोलॉजी कहलाता है। जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? रेडियोलॉजी। टैक्सोनॉमी क्या है? तो जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी कहलाता है। जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे हमने कंप्लीट कर लिया, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन क्या कहलाता है? जरा विज्ञान कहलाता है, जेरेंटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास। जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास। स्टार्ट करते हैं। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? जीव विकास, इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने। जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? क्रो मैग्नोन मानव को। क्रो मैग्नोन मानव। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? क्रो मैग्नोन मानव को। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। कितने वर्ष पूर्व? 2 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। विकासवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने प्रतिपादित किया? तो चार्ल्स डार्विन ने। उद विकास का मुख्य कारक क्या है? बताएंगे। उद विकास का मुख्य कारक क्या है? तो प्राकृतिक वरण है। प्राकृतिक वरण। उद विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? उद विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन होंग्यो डी ब्रिज ने। आर्कियोप्टेरिक्स जुरैसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है। आर्कियोप्टेरिक्स जो है जुरैसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है, जो सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी कौन सा है? आर्कियोप्टेरिक्स जुरैसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है। मैमथ किस जीव का पूर्वज है? बताएंगे। मैमथ जो है किस जीव का पूर्वज है? तो हाथी का है। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी गई है? तो नील हरी शैवाल की, ब्लू ग्रीन एल्गी की। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं? शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। किस जीव में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? किस जीव में स्नायु तंत्र नर्वस सिस्टम
होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है, यह हो जाएगा तारामीन, जिसे स्टारफिश कहते हैं। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? जीवाणु की बात हो रही है तो हो जाएगा 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक में 70S ही पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में 80S, माफ करिएगा 80S। डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते थे जिसका उदय मेसोजोइक युग में हुआ था। ध्यान रखेंगे, डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते थे जिनका उदय मेसोजोइक युग में हुआ था। नीलहरी शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते हैं, बल्कि लेमली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? एक बार फिर से क्वेश्चन देखेंगे। नीलहरी शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते, बल्कि लोमली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? लोमली के पूछा जा रहा है, लोमली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? तो क्रोमैटोफोर्स पाया जाता है, क्रोमैटोफोर्स। नीलहरी शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते, बल्कि लोमली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? तो यह पाई जाती है क्रोमैटोफोर्स, क्रोमैटोफोर्स। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? जाइलम वाहिकाओं का अभाव अनावृत बीजी एवं टेरिडोफाइटस में। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? अनावृत बीजी एवं टेरिडोफाइटस में। आगे बढ़ते हैं। 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? 5 जगत वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रस्तुत किया? यह प्रस्तुत किया है व्हिटेकर ने। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो मैकक्लिंटोक ने, जंपिंग जीन मैकक्लिंटोक ने। कौन से क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? कौन सा क्षार जो है डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? एडेनिन, ग्वानिन एवं साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन तथा साइटोसिन। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? तो हो जाएगा चमगादड़। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आता? चमगादड़। चमगादड़ को उड़ने की क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया है, बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में शामिल किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, चमगादड़ जो है क्या है? स्तनपायी जीव है, स्तनधारी है। वह समूह जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं वह कौन सा है? तो यह हो जाएगा मच्छर, चमगादड़ एवं उल्लू। रात्रिचर जीव कौन सा है? तो मच्छर हो गया, चमगादड़ हो गया और कौन सा हो गया? उल्लू हो गया। कुछ साधारण नाम तथा उनके वैज्ञानिक नाम। साधारण नाम, वैज्ञानिक नाम, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। मानव, मानव का जो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा पार्डस। बाघ का हो जाएगा पैंथेरा टिग्रिस। शेर का हो जाएगा पैंथेरा लियो। गौर करेंगे एक बार फिर से। मानव का तो होमो सैपियंस सभी को पता होगा। तेंदुआ का हो गया पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा पार्डस। बाघ का पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा लियो किसका है? पैंथेरा लियो जो हो जाएगा शेर का। पाइसम अस्टाइवम, पाइसम अस्टाइवम मटर का वैज्ञानिक नाम। फेलिस कैक्टस, फेलिस कैक्टस बिल्ली का। फेलिस कैक्टस किसका है? तो हो जाएगा बिल्ली का, फेलिस कैक्टस बिल्ली का। राना टिग्रीना मेढक का। ओराइजा अस्टाइवा, ओराइजा अस्टाइवा किसका है वैज्ञानिक नाम? तो धान का है, धान का। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस किसका है? तो सरसों का है। ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस किसका है? सरसों का। सीसर एरिएटिनम, सीसर एरिएटिनम किसका है? चना का। सीसर एरिएटिनम किसका है? चना का वैज्ञानिक नाम। ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम किसका वैज्ञानिक नाम है? तो गेहूं का। ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस। आम का क्या हो जाएगा? तो मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। एक बार फिर से आप लोग देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। मानव का होमो सैपियंस, तेंदुआ का पैंथेरा पार्डस, बाघ का हो जाएगा पैंथेरा टिग्रिस, शेर का पैंथेरा लियो, मटर का पाइसम अस्टाइवम, बिल्ली का फेलिस कैटस, मेढक का राना टिग्रीना, धान का हो जाएगा ओराइजा अस्टाइवा, सरसों का बेसिक्रा कंपेस्ट्रिस, चना का सीसर एरिएटिनम, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम, गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस और आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका। बहुत ही आराम से कंप्लीट कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अपक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? प्रकाशिक जो होता है यह कहाँ होता है? तो ग्रेना में।
और अप्राकाशिक स्ट्रोमा में। ध्यान रखेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। प्रकाशिक ग्रेना, अप्रकाशिक अपक्रिया कहाँ होता है? स्ट्रोमा में। मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? हीमोसाइनिन के कारण। हीमोसाइनिन के कारण होता है, हीमोसाइनिन के कारण। मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? हीमोसाइनिन के कारण। मानव हृदय का बायां निलय प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है। मानव हृदय का जो बायां निलय प्रकोष्ठ पूर्णतः जो है ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है। आगे बढ़ते हैं। कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक साहचर्य पाया जाता है? फंक्शनल एसोसिएशन पाया जाता है, तो हो जाएगा कवक मूल, माइकोराइजा। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? तो यह फफूंद है, फंगी है। कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? कपास में क्या पाया जाता है? तो सेलुलोज। लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? तो कवक और शैवाल से। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग हो जाएगा पुष्प। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? तो मैग्नीशियम। अधिकांश कीट किसके द्वारा शोषण करते हैं? तो वातक तंत्र द्वारा। कुनैन आवृतबीजी पादप का उदाहरण है जो सिंकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। कुनैन जो है आवृतबीजी पादप है जो सिंकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है, छाल से प्राप्त होता है, ना कि बीज से, ना फिर पत्ती से। याद रखिएगा, छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। सेब में पाए जाने वाला लाल रंग क्या कारण है? सेब में पाए जाने वाला लाल रंग का क्या कारण है? एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन के कारण ही सेब का रंग क्या होता है? लाल होता है। टमाटर में लाल रंग किसके कारण उपस्थित होता है? टमाटर लाल क्यों होता है? लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा सोरोसिस। सोरोसिस। सर्पों की 20 ग्रंथियां किस अंग के समान है? सर्पों की 20 ग्रंथियां जो है कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के, कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के। निपेथिस खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? निम्पेथिस खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है मेघालय में। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो सैलोदभिद कहलाते हैं। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? सैलोदभिद। घटपर्णी जो है, घटपर्णी यह कीट भक्षी पादप के अंतर्गत आता है जो कीटों का भक्षण करते हैं। इसकी पत्तियों के पर्ण जो है फलक घट यानी घड़े में रूपांतरित हो जाते हैं। किस कारण से होते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी के कारण कीटभक्षी हो जाते हैं। कौन सा प्राणी अपने आंत में जल का संग्रह करता है? तो सभी को पता होगा, ऊंट। ऊंट जो है अपने पानी का संग्रह जो है अपने आंतों में ही करता है। सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? अकशेरुकी जीव जो है यह कौन सा है? कोलोसल स्क्विड है। कौन सा है? कोलोस्क्विड है। जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। उभयचर का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो मेढक हो जाएगा। लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? इसे रखा गया है एक बीजी बेरी के अंतर्गत। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होती है तथा उसके खाने वाला हिस्सा क्या कहलाता है? प्रकंद कहलाता है। हल्दी क्या है? तो तना है और इसका खाने वाला हिस्सा क्या कहलाता है? प्रकंद कहलाता है। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती? तो कैप्सेसिन के कारण मिर्च जो है तीखी होती है। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? तो यह हो जाएगा व्हेल। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? यह हो जाएगा प्यूपा अवस्था में। प्यूपा अवस्था में। गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान हमेशा समान बना हुआ रहता है, सदैव एक समान रहता है। समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? समुद्री घोड़ा जो है, सी हॉर्स जो है, यह मछली का उदाहरण है। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है, बच्चे नहीं? अंडे देता है, बच्चे नहीं। एक कीड़ना, यह स्तनपायी है कीड़ना जो कि अंडे देता है, ना कि बच्चे देता है। जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन व मनन करना मनुष्य को वानर गुणों से अलग करता है। ध्यान रखिएगा, जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन व मनन करना मनुष्य को वानर गुणों से अलग करता है।
मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो हो जाएगा शुक्राणु, स्पर्म। सेरिबेलम की ग्रेनुअल सेल, महिला शुक्राणु सेरिबेलम की ग्रेनुअल सेल, सेरिबेलम की ग्रेनुअल सेल जो कि महिलाएं और शुक्राणु पुरुष। सील किस वर्ग का प्राणी है? सील स्तनपायी, मैमल। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? कॉर्क जो है क्वेकर्स पेड़ से प्राप्त होता है, क्वेकर्स पेड़ से प्राप्त होता है। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो स्तनपायी के अंतर्गत। अफीम या मॉर्फिन पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, अधपका। अफीम या मॉर्फिन पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है। गन्ने के रोपण में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गन्ने का जब रोपण किया जाता है तो किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो तना का ही प्रयोग किया जाता है। लहसुन की गंध का कारण क्या है? लहसुन में जो गंध आती है वह किसके कारण से आता है? तो सल्फर यौगिक एलिमन की उपस्थिति के कारण, सल्फर यौगिक उपस्थिति के कारण। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधों को मरुद्भिद कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरोफाइट कहते हैं, जीरोफाइट। जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले जीव को उभयचर कहा जाता है, पहले बता दिया। अधिपादप अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं? बताएंगे। एपीफाइटस जो है अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं? आंतरिक सहायता प्राप्त करने के लिए, यांत्रिक सहारे के लिए। टिक और माइट किस जीव वंश से संबंधित है? टिक और माइट जो है यह मकड़ी वंश से संबंधित है। जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? ल्यूसीफेरस के कारण। ल्यूसीफेरस के कारण जो है जुगनू रात में चमकती हुई प्रतीत होती है, हमें चमकती है ल्यूसीफेरस के कारण। सन हेम्प रेशे किससे प्राप्त किए जाते हैं? सन हेम्प रेशे जो है फ्लोएम से प्राप्त होते हैं। सन हेम्प रेशे किससे प्राप्त होते हैं? फ्लोएम से। लेग हीमोग्लोबिन किसमें पाई जाती है? लेग हीमोग्लोबिन किसमें पाई जाती है? यह पाई जाती है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में, लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई? ऑन द ओरिजिन स्पीसीज है किसका? डार्विन का है। प्रकाशित हुआ था 1859 में, 1859 में। जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? जीवाश्मों से। जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? जीवाश्मों से। जीवों के उद्विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रमण सही है? तो सैलामेंडर, उसके बाद अजगर, फिर कंगारू। जीवों के उद्विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है? तो सैलामेंडर, अजगर, फिर कंगारू। किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? कंकाल नहीं होता है। तो सरीसृप में, रेप्टेलिया वर्ग में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है, हमें नहीं होता है। कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का प्रसंचरण तंत्र पाया जाता है? कॉकरोच और सिल्वर फिश में खुला प्रसंचरण तंत्र होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? तो अपरा के द्वारा, प्लासेंटा के द्वारा। चमगादड़ कैसा प्राणी है? चमगादड़ जो है कैसा प्राणी है? नियत तापी है। विज्ञान की पैलियोंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म का अध्ययन किसमें करते हैं? तो पैलियोंटोलॉजी में, पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता, यह हो जाएगा शुतुरमुर्ग। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप हेलियोफाइटस कहलाते हैं। एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, हेलियोफाइटस किसे कहेंगे? तो नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे को हेलियो या फिर हेलोफाइटस कहते हैं, हेलोफाइटस। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? तो यह आंत में पाया जाता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका यह कहाँ पाया जाता है? तो आंत में। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है। लिग्निन नामक पदार्थ जाइलम उत्तक पर। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं? डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं? तो यह हो जाएगा एस प्रावस्था। डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किस जीव का महत्व है? तो यह हो जाएगा डायटम का। डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किस जीव का महत्व होता है? डायटम, जो कि एक सवाल ही है। पपीते का पीला रंग किस कारण से होता है? पपीता का पीला रंग कैरिकोजेंथिन की उपस्थिति के कारण,
करिका जैंथीन की उपस्थिति के कारण होता है। पौधे के किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है? पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो यह तना से प्राप्त होती है। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? तो लेमिनेरिया नामक शैवाल से, जो कि भूरी शैवाल है। वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की यौगिकों में परिवर्तित करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु कहलाते हैं। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि ये जीव द्रव कुंचित होकर मर जाते हैं। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? कवक कोशिका में ग्लाइकोजन के रूप में, कवक में जो भोजन का संचयन होता है यह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तालाब या फिर कुआं में अगर गैबूसिया फिश को छोड़ दिया जाए तो मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। बिस्फेनॉल क्या है? बिस्फेनॉल ए, BPA क्या है? तो खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन। मृदा के प्रयोग के बिना केवल जल एवं खनिज की सहायता से पौधे उगाने की विधि को क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। कई बार आगे आ भी चुका। प्रतिजैविक मुक्तक किससे प्राप्त किया जाता है? जीवाणुओं से। एंटीबायोटिक्स मुक्तक किससे प्राप्त किया जाता है? जीवाणुओं से। ईस्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकर या फिर एंजाइम उपस्थित होता है? यह हो जाएगा चाइमेज। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहेंगे बहु प्रभाविता का नियम। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है तो इसे क्या कहा जाता है? बहु प्रभाविता का नियम। क्यूनिन अथवा कुनैन किसके छाल से प्राप्त की जाती है? सिनकोना से। मेडल ने अपनी वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया था? तो यह क्या था? गार्डन पी का, बगीचे का मटर का। ग्रेगर जॉन मेडल 1822 से 1884 ईस्वी को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेडल को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है तो हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा हो जाएगा? एब्सिसिक अम्ल। अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो होते हैं 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य। एक पॉइंट ये भी ध्यान रखेंगे, सीप हो गया, घोंघा हो गया, स्क्विड हो गया, कौड़ी, ऑक्टोपस, कटल फिश आदि किस संघ में आता है? मोलस्का संघ में आता है। सीप, घोंघा, स्क्विड, कौड़ी, ऑक्टोपस, कटल फिश यह सब मोलस्का संघ के प्रमुख जीव हैं। अब हम लोग कोशिका में प्रवेश कर रहे हैं, सेल को कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैव कोशिका की किस कोशिकाओं को ऊर्जा घर कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है, सभी को पता होगा। माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्या कहलाता है? केप्स चक्र कहलाता है। केप्स चक्र है। हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्या है? तो केप्स चक्र है। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन तथा लिपिड से। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है? लसिका कोशिकाएं प्लीहा। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? छिपकली। लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं छिपकली में। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती तो क्या नहीं पाई जाती? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, अनुपस्थित रहती है। पिंड कहाँ पाई जाती है? पिंड कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ पाई जाती है? अंडाशय में, ओवरी में। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस कहते हैं। एपोप्टोसिस, माफ करिएगा, एपोप्टोसिस कहते हैं। एपोप्टोसिस। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका की किस कोशिकांग में DNA उपस्थित होता है? हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया। किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को कोशिका की पाचन थैली कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता? तंत्रिका ऊतक। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता? तंत्रिका ऊतक। कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली हो गया, कोशिका द्रव हो गया और केंद्रक।
कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो यह हो जाएगा कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है? हाइपरप्लासिया का अर्थ होता है कोशिका के आकार में वृद्धि होना। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? जीन शब्द किसने दिया है? जोहानसन। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने की? टेमिन एवं बाल्टीमोर ने। टेमिन एवं बाल्टीमोर। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रभाविता कहते हैं। प्रभाविता। पुरुषों के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु के निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? अंडवाहिनी में संपन्न होती है, ओविडक्ट में। आगे बढ़ते हैं। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है या किससे मिलकर बनता है? तो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव का। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? तो हो जाएगा राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? तो राइबोसोम हो जाएगा। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक कैल्शियम। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो जीव द्रव को। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? तो हरित लवक। हरित लवक जो है केवल और केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? तो कैरोलस लीनियस थे। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कैरोलस लीनियस। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? तो जीव द्रव तंतु के। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? पोटेशियम। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की जाती है? गोल्जी काय को। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की जाती है? तो हो जाएगा गोल्जी काय। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? तो लाइपोप्रोटीन से। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? लाइपोप्रोटीन। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो रॉबर्टसन। कब? 1959 में। कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? तो पारगम्य होती है। कोशिका भित्ति सेल वॉल की संरचना कैसी होती है? तो यह पारगम्य होती है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे छोटी कोशिका, तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सा हो जाएगा? तो सेरिबेलम की ग्रेनुअल सेल। सेरिबेलम की ग्रेनुअल सेल। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो यह हो जाएगा अंडाणु, केवल स्त्रियों में। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तो न्यूरॉन है। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका कौन सा? शुक्राणु है। सबसे बड़ी पादप कोशिका तो हो जाएगा कार्लेपोटैक्सीफोलिया। सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन सा है? तो कार्लेपोटैक्सीफोलिया। नेक्स्ट है पोषण। यहाँ पे भी पॉइंट दिया गया है। पुरुषों के शुक्राणु तथा महिला के अंडाणु के निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पोषण। न्यूट्रिशन। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है? प्रोटीन। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है? प्रोटीन की कमी से। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो यह हो जाएगा गाजर। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता होती है मूंगफली में। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। ध्यान रखिएगा, शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? प्रोटीन से। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। कौन सा एंजाइम प्रोटीनों के पाचन में सहायक है? तो हो जाएगा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो लगभग 45 ग्राम। स्तनपान कराने वाली महिला को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिएगा, स्तनपान कराने वाली जो महिला होती है उसे प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहयोग करता है? तो हो जाएगा स्टार्च। अलसी या तीसी किसका प्रचुर स्रोत है?
अलसी या फिर तीसी किसका प्रचुर स्रोत है? यह स्रोत है तो ओमेगा 3 वशीय अम्ल का। ओमेगा 3 वशीय अम्ल। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? बहुअसंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण। बहुअसंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाते हैं? तो लैक्टोबैसिलस। फास्फोरस शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। ध्यान रखिएगा, फास्फोरस जो है शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो लोहे की मात्रा अधिक होती है। कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक है? तो हो जाएगा रेनिन। बच्चों में दूध को पचाने में सहायक होता है रेनिन। नेक्स्ट है, मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? तो यह यकृत में। विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? यकृत में। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? तो यह हो जाएगा प्रोटीन। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है? तो सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है? सेब जो है हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हृदय रोगियों को सेब क्यों खाना चाहिए? तो पोटेशियम का स्रोत होने के कारण सेब में क्या पाया जाता है? पोटेशियम पाया जाता है। इस कारण से हृदय रोगियों को सेब खाने की सलाह दी जाती है। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व इसमें सम्मिलित होते हैं। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो सोयाबीन में। एल्फा केराटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? एल्फा केराटिन नामक प्रोटीन जो है शरीर के किस अंग में पाया जाता है? त्वचा में। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ग्लूटेन प्रोटीन। गाय का दूध बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। ध्यान रखिएगा, बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण, जिसे हम लोग आमतौर पर कैरोटीन बोल देते हैं, कैरोटीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग पीला होता है। लेकिन कौन सा प्रोटीन? बीटा प्रोटीन। दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैसीन नामक प्रोटीन के कारण। कैसीन नामक प्रोटीन के कारण। और गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटेन। यह जो है बीपीएससी का पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट है, किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? आंवला में। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सूर्य की किरण है। किन विटामिनों का निर्माण हमारे शरीर में होता है? तो विटामिन डी व विटामिन B3 का। विटामिन डी और विटामिन B3। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? देखिए, सपनों को जो याद रखने में सहायक होता है, यह हो जाएगा विटामिन B6। विटामिन B6 सब्जियों में मुख्यतः हमें प्राप्त होता है क्या? विटामिन। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो बिल्कुल भी कैलोरी प्राप्त नहीं होती है। पानी पीने से कोई भी कैलोरी प्राप्त नहीं होती है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? एमाइलेज की उपस्थिति के कारण बासमती के चावल जो है वो, उसके जो दाने हैं एमाइलेज की उपस्थिति के कारण लंबे हो जाते हैं। जब भी बासमती चावल बनाने की सलाह दी जाती है तो इसके आधे घंटे पहले या फिर 10 मिनट या फिर 15 मिनट इसे पानी में भिगो कर रखना पड़ता है। चावल इससे और भी लंबे हो जाते हैं। किसके कारण? एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। दूध में कौन सा सैकराइड उपस्थित होता है? तो लैक्टोज। दूध में कौन सा सैकराइड उपस्थित होता है? तो लैक्टोज। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी, जिसे एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस यकृत को प्रभावित करता है। किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? तो हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन। किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? प्रोथ्रोम्बिन। पौधों व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? पौधों व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? पौधों में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। विटामिन होते हैं तो आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। विटामिन होते हैं आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों से भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों से भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। कैसिमिर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? तो विटामिन के। विटामिन के। कैसिमिर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की? विटामिन की। विटामिन ए
से संपन्न खाद्य पदार्थ कौन से हैं? तो विटामिन ए जो है कॉड, यकृत तेल, शकरकंद, गाजर, पालक आदि में पाया जाता है। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, शारीरिक वृद्धि व भार में कमी हो जाती है, कॉर्निया तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन ए की कमी से जीरोप्थेल्मिया रोग होता है। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबालामीन। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी। घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो हो जाएगा विटामिन सी। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? किलोसिस नामक रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी 2 की कमी से। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी 2 की कमी से। थायमीन किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम है थायमीन। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है? तो विटामिन बी एवं सी। पिलाग्रा और अस्कर्वी नामक रोग क्रमशः किन विटामिनों की कमी के कारण होता है? पिलाग्रा होता है विटामिन बी 3 की कमी से, और अस्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। यह क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा जा चुका है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? विटामिन ई, टोकोफेरॉल। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ए को। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ए को। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन बी 12। कोबाल्ट जो है विटामिन बी 12 जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तय हो जाएगा थाइमीन। थाइमीन। भोजन में रेशों का महत्व। भोजन में रेशों की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावनाएं कम हो जाती है। ध्यान रखिएगा, भोजन में रेशों की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावनाएं कम हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीर्घ मात्रिक खनिज। खनिज तत्व और इसका महत्व दिया गया है, जैसे कि कैल्शियम। कैल्शियम जो है दांतों और अस्थियों की रचना, रुधिर स्कंदन, तंत्रिकाओं एवं पेशियों के कार्य में मदद करता है। फास्फोरस दांतों और हड्डियों की रचना, अम्ल क्षार संतुलन, एटीपी, डीएनए। गंधक अनेक अमीनो अम्ल तथा कुछ हार्मोन्स एवं विटामिनों का घटक है। पोटेशियम अम्ल क्षार संतुलन में मदद करता है। जल संतुलन में तंत्रिकाओं की कार्यकी में मदद करता है। क्लोरीन जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन करने में क्लोरीन मदद करता है। जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन में मदद करता है क्लोरीन। सोडियम अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्यकी में मदद करता है। मैग्नीशियम ग्लाइकोलाइसिस तथा एटीपी पर आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं के एंजाइमों का सह घटक है। ग्लाइकोलाइसिस तथा एटीपी पर आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं के एंजाइमों का सह घटक है। नेक्स्ट है खनिज और प्रमुख स्रोत। लौह केला एवं खजूर। लौह किस में पाया जाता है? लोहा किस में पाया जाता है? केला एवं खजूर में। पोटेशियम पालक में। आयोडीन आयोडीन युक्त सामान्य नमक में। कैल्शियम जो है दूध एवं अंडा में पाया जाता है। कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने से रोकता है? तो पथरी बनने से रोकता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। कौन सा फल अस्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है? अस्कर्वी रोग के उपचार में आंवला। एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्वों किस अनुपात में होने चाहिए? एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्व किस अनुपात में होने चाहिए? तो 1/2 प्रोटीन, 1/4 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो हो जाएगा वसा। प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है वसा से। किसकी कमी से क्रिटिनिज्म रोग हो जाता है? मंदबुद्धि एवं बौना आयोडीन की कमी से। कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? यह हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन डी की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। ध्यान रखिएगा, विटामिन डी की अनुपस्थिति से, विटामिन डी की कमी से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। यहाँ पे दिया गया है विटामिन के कार्य। विटामिन उपापचयी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विभिन्न रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। अब आगे दिया गया है वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। तो अब जान लेते हैं विटामिन ए का स्रोत क्या क्या है।
तो विटामिन ए का स्रोत दिया गया है कैरोटीन युक्त फल, यकृत व आंतरिक श्लेष्मा की कोशिकाएं। विटामिन डी मक्खन, यकृत, मछली का तेल, गुर्दा, अंडे, ईस्ट, सूर्य के प्रकाश द्वारा संश्लेषित। विटामिन ई तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन में विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन के जो है हरी पत्तियां, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, आंत के बैक्टीरिया या सब में विटामिन के पाया जाता है। विटामिन ए का कार्यकी पर प्रभाव क्या है? तो दृष्टि रोग का संश्लेषण, एपिथेलियम स्तरों की वृद्धि एवं विकास। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो कॉर्निया व त्वचा की कोशिकाओं का विकास अवरुद्ध हो जाता है, पहले ही हमने बात कर लिया। रतौंधी रोग हो जाता है या फिर जीरोप्थेल्मिया रोग हो जाता है। विटामिन डी कैल्शियम व फास्फोरस का उपापचय, हड्डियों और दांतों की वृद्धि। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है जो कि वयस्क में होता है, जबकि बच्चों में रिकेटस नामक रोग हो जाता है। विटामिन ई जो है कोशिका कला की सुरक्षा, जनन क्षमता में वृद्धि और पेशियों की क्रियाशीलता में मदद करता है। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी होती है, एपिथेलियम कमजोर हो जाता है। वही विटामिन के जो है यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करता है। विटामिन के यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करता है, चोट पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव। नेक्स्ट दिया गया है जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में कौन कौन सा विटामिन घुलनशील है? विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी का जो भी घटक है, चाहे वो विटामिन बी1 हो, बी2 हो, बी3 हो, बी6 हो, बी5, ये सब। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। बी1, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमीन हो जाएगा। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन। विटामिन बी3 यह हो जाएगा निकोटिनिक अम्ल या फिर नियासिन। विटामिन बी5 पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन बी5 पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी7 क्या हो जाएगा? बायोटीन। विटामिन बी9 फॉलिक अम्ल, विटामिन बी9 फॉलिक अम्ल। विटामिन बी12 साइनोकोबालामीन और विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका स्रोत लगभग सेम ही है, सिर्फ विटामिन सी का याद रखिएगा। आंवला, नींबू, खट्टे फल, टमाटर, सब्जी, आलू या सब में विटामिन सी पाया जाता है। बाकी ये सब देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं, स्रोत लगभग सेम ही दिया गया है। चलिए इसके कार्यकी पर क्या प्रभाव है वो देख लेते हैं। विटामिन बी1 कार्बोहाइड्रेट एवं वसा उपापचयी क्रियाओं के सह एंजाइम का घटक है। विटामिन बी2 उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम एफ तथा एफ का घटक। नेक्स्ट है विटामिन बी3 उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम्स एन तथा एन का घटक। वही विटामिन बी5 कैटाबोलिज्म में महत्वपूर्ण सह एंजाइम ए का घटक। विटामिन बी6 अमीनो अम्ल के उपापचय में सह एंजाइम। विटामिन बी7 वसीय एवं अमीनो अम्लों सहित कई अन्य पदार्थों का संश्लेषण। विटामिन बी9 वृद्धि रुधिराणु का निर्माण, डीएनए का संश्लेषण। विटामिन बी12 वृद्धि रुधिराणु का निर्माण, न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण। विटामिन बी6 माफ करिएगा विटामिन सी हो जाएगा अंतर कोशीय सीमेंट, कोलेजन जंतुओं, हड्डियों के मैट्रिक्स। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी कमी से होने वाला रोग कौन कौन सा है एक बार देखना चाहें कार्यकी प्रभाव तो खुद से अपना देख लीजिएगा। विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन बी2 की कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। विटामिन बी2 की कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। विटामिन बी3 पिलाग्रा रोग। विटामिन बी5 की कमी से चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफेद, जनन क्षमता कम, विटामिन बी5 की कमी से होता है। विटामिन बी6 की कमी से रक्तक्षीणता, चर्म रोग, पेशियां ऐंठन होने लगती है। विटामिन बी7 की कमी से चर्म रोग, बालों का झड़ना, बायोटीन की कमी से ही। फॉलिक अम्ल इसकी कमी से रक्तक्षीणता, वृद्धि में कमी। विटामिन बी12 रक्तक्षीणता, तंत्रिका तंत्र के विकार। विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग, मसूड़ों में सूजन एवं रक्त आना। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, जिसका कार्य रक्त स्कंदन करना तथा यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करना। नेक्स्ट टॉपिक है पादपों की आकार की प्लांट मॉर्फोलॉजी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसे भी। पादपों में किस रचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? तो जाइलम के द्वारा, सभी को पता होगा जाइलम के द्वारा। एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है? तो पर्याप्त प्रकाश, बिना प्रकाश में भी बीज जो है अंकुरित हो सकता है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होता है? तो लाल। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विनाइट्रीकरण। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विनाइट्रीकरण। किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। वृद्धि रोधक रूप में कार्य करते हैं।
वृद्धि रोधक रूप में कार्य करते हैं, एब्सिसिक अम्ल व एथाइलिन। पुष्पित पौधों के बीज किसके बने होते हैं? पुष्पित पौधों के बीज किसके बने होते हैं? भ्रूण, खाद्य संग्रह तथा आवरण। प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका में होता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में। यदि हम केंचुए अथवा जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो वह क्यों मर जाते हैं? तो परासरण प्रघात के कारण। यदि हम केंचुए अथवा जोंक पर नमक छिड़क देते हैं तो मर जाते हैं, क्यों? तो परासरण प्रघात के कारण। कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? यह हो जाएगा मटर। कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? मटर। कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है? तो सोडियम हो जाएगा, सोडियम, जो कि पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है। वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो यह हो जाएगा कार्बनिक जैव उर्वरक। किस पौधे को औषधिक भारतीय चिकित्सक कहा जाता है? आंवला को। औषधिक भारतीय चिकित्सक किसे कहते हैं? आंवला को। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? अफीम जो है पौधे के फूल से प्राप्त किया जाता है। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? फूल से। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? प्रोटोजाइलम कहते हैं। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? प्रोटोजाइलम। कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो बीज से। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? सहतूत पर। रेशम के कीट सहतूत पर पाले जाते हैं। भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेशन। थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेशन। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता समानतः कौन होता है? तो हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता समानता कौन होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। किस समूह के पौधों के जीवन चक्र में दो स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? क्या हो जाएगा? टेरिडोफाइटस। वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, तो लाइकेन होते हैं। अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद क्या कहलाते हैं? जिम्नोस्पर्म। अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद क्या कहलाते हैं? जिम्नोस्पर्म। बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है? स्तंभ मूल कहा जाता है। बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है? स्तंभ मूल। परजीवी पौधे अपने पोषद से किस अंग द्वारा भोजन का शोषण करते हैं? चुस्कांग के द्वारा। चुस्कांग के द्वारा। किस प्रकार के पौधों के जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है? यह हो जाएगा द्विबीजपत्री पौधों में। किस प्रकार के पौधों के जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है? द्विबीजपत्री पौधों में। नागफनी में पत्तियां किस में रूपांतरित होती है? कांटों में। गेहूं, धान एवं जौ में कैसी जड़ें पाई जाती है? यह जड़ें होती है तंतुमय जड़ें, फेवरस रूट्स पाए जाते हैं। गेहूं, धान एवं जौ में कैसी जड़ें पाई जाती है? तंतुमय जड़ें। रेशेदार जड़ तंत्र किन पौधों में पाया जाता है? तो हो जाएगा प्रायः एक बीजपत्री पौधों में। रेशेदार जड़ तंत्र जो है एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। कौन सा मरुद्भिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है? तो हो जाएगा एकेशिया। कौन सा मरुद्भिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है? तो यह हो जाएगा एकेशिया। पुष्प का सहायक अंग किसे कहा जाता है? तो यह हो जाएगा बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज। पुष्प का सहायक अंग कहा जाता है बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज को। पादप और प्रयोग योग भाग। लहसुन प्याज क्या है? तो यह हो जाएगा सलकंद। सलकंद। हल्दी और अदरक प्रकंद का उदाहरण है। वही अरवी जिमीकंद। जिमीकंद को कहीं कहीं सूरन कहा जाता है या फिर ओल भी कहा जाता है। तो अरवी हो गया, जिसे हम लोग आम भाषा में कंदा बोलते हैं। तो अरवी, कंदा, जिमीकंद, ओल, यह सब क्या है? तो घनकंद का उदाहरण है। वही आलू जो है यह कंद या फिर स्तंभ कंद का उदाहरण है। एक बार फिर से, लहसुन प्याज सलकंद भी, हल्दी अदरक प्रकंद का उदाहरण, अरवी जिमीकंद, घनकंद, आलू कंद या फिर स्तंभ कंद। हार्मोन्स वीकर से भिन्न है क्योंकि। हार्मोन्स वीकर से मतलब एंजाइम से भिन्न है क्योंकि हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतः प्रयुक्त होते हैं। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है क्योंकि इसमें जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का निष्कासन नहीं होता है, O2 का निष्कासन नहीं होता है। प्याज किसका परिवर्धित रूप है? प्याज जो है तने का उदाहरण है, तने का परिवर्धित रूप है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दृश्य प्रकाश में होती है। ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण सिर्फ और सिर्फ दिन में होती है, ना कि रात में होती है। नेक्स्ट टॉपिक है कंकाल तंत्र। इसे भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है? तो विकास के चौथे 5वें सप्ताह में।
मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन कब प्रारंभ हो जाता है? तो विकास के चौथे 5वें सप्ताह में। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 29 अस्थियां होती हैं। प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुक रज्जु में स्पाइनल कोड में होता है। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती है? तो 206। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? तो हो जाएगा दंत वलक। दंत वलक। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? जोड़ का प्रतिस्थापन करना। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? जोड़ का प्रतिस्थापित करना। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी है जिसे क्या कहते हैं? अस्टेपिज। क्या कहते हैं? अस्टेपिज। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो फीमर है। कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं? 31 जोड़ी। कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं? 31 जोड़ी। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़ी पाए जाते हैं? पसलियों की जोड़ी पाई जाती है 12। मानव शरीर के डिंब वाहिनी नली जिसे फेलोपियन ट्यूब कहा जाता है में शुक्राणु और डिंब ओवम को निषेचित करता है। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होता है? तो फेलोपियन ट्यूब में। ध्यान रखिएगा। वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत होता है 65%। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु कैल्शियम और फास्फोरस। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी है? जबड़ों की हैं। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सा है? तो जबड़ों की पेशियां हैं। परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से कौन रक्षा करता है? तो हो जाएगा उल्ब, एमनियोन। परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से कौन रक्षा करता है? उल्ब करता है, एमनियोन करता है। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? कोलम या स्पैलेक्निल गुहा। स्पैल्कनिक गुहा। कोलम या फिर स्पैल्कनिक गुहा जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा होती है। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्धान किसके द्वारा किया जाता है? रीजनरेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो हो जाएगा घनाकार उपकला के द्वारा। घनाकार उपकला के द्वारा। कंडरा किसको जोड़ती है? पेशी को अस्थि से। कंडरा किसको जोड़ती है? जिसे टेंडन कहते हैं। पेशी को अस्थि से। और अस्थि को अस्थि से जोड़ती है लिगामेंट, स्नायु, बोन बोन लिगामेंट, बोन बोन लिगामेंट। स्नायु एवं कंडराएं कैसी उत्तक हैं? स्नायु या फिर कंडराएं कैसी उत्तक है? यह जो है स्नायु जिसे लिगामेंट कहते हैं और कंडरा टेंडन हो जाएगा। यह दोनों के दोनों संयोजी उत्तक के उदाहरण है। रक्त भी कैसा उत्तक है? तो संयोजी उत्तक ही है। स्तनियों की अस्थि उपास्थि से भिन्न कैसे होती है? स्तनियों की जो अस्थि है उपास्थि से कैसे भिन्न होती है? यह हो जाएगा हेर्शियन नलिकाओं के कारण। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? तो ओसिन प्रोटीन का। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? ओसिन प्रोटीन। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट। लसिका में किन रुधिराणु की अनुपस्थिति होती है? तो लाल रुधिराणु। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खूर के निर्माण में सहायक है? कीरेटीन प्रोटीन। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओशिन प्रोटीन। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओशिन प्रोटीन। अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? यह हो जाएगा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फॉस्फेट। अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फॉस्फेट। मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं? यह हो जाएगा ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? तो हो जाएगा संयोजी ऊतक। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? शिशुओं में अस्थि की जो संख्या है, हड्डी की संख्या है 300 है। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियां पाई जाती है? तो हो जाएगा हाथ में। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? हाथ। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती है? यह हो जाएगा अचल संधि। अचल संधि। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि जिसे हिंग ज्वाइंट कहते हैं का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि से मिलता है? तो हो जाएगा अल्ना और ह्यूमरस। अल्ना और ह्यूमरस जो है हाथ की हड्डी है। नेक्स्ट है अल्ना। मनुष्य की श्रेणी मेखला में 3 अस्थियां एस्चियम, इलियम,
रक्त एवं प्यूबिस उपस्थित होती है। मनुष्य की श्रोणि मेखला में 3 अस्थियां इस्चियम, इलियम एवं प्यूबिस उपस्थित होती है। नेक्स्ट है श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन में बाहर निकली वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है? 4%। श्वसन में बाहर निकली वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है? 4%। नेक्स्ट टॉपिक हमने क्या बताया? श्वसन तंत्र। हाँ, श्वसन में बाहर निकली वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो 4% होती है। अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं? श्वास नली प्रणाली के द्वारा। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करते हैं? शीत निद्रा के दौरान मेढक जो है केवल त्वचा से श्वसन करती है। यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है? यह हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? तो लगभग 17%। श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? लगभग 17%। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? तो लाल रक्त कणिकाएं। अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किस में परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती है? अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किस में परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती है? लैक्टिक अम्ल। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? यह हो जाता है एपीग्लॉटिस से। एपीग्लॉटिस किस अंग द्वारा? एपीग्लॉटिस द्वारा बंद हो जाता है। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान रुधिर के द्वारा होता है। रुधिर के द्वारा। किप्स चक्र की प्रक्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होता है? तो कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होता है? तो हो जाएगा कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइकोलिसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन का सामान्य चरण माना जाता है। ग्लाइकोलिसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन का समान चरण माना जाता है। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? तो एटीपी अणु में। एटीपी अणु में। पहाड़ों पर रहने वालों में आरबीसीएस की संख्या अधिक होती है क्योंकि आरबीसी की संख्या अधिक होती है। पहाड़ पर वायु कम संघनित होता है, इस कारण से। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय के प्रमुख उत्पाद अंतिम उत्पाद कौन सा हो जाएगा? तो CO2 एवं पायरुविक अम्ल। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद CO2 एवं पायरुविक अम्ल। अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? यह हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस। मानव में श्वास दर प्रति मिनट लगभग कितनी बार होती है? 12 से 15 बार। 12 से 15 बार। ग्लाइकोलिसिस में अंत में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोलिसिस में अंत में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव में। किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव में जाती है? यह हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी और CO2 की अधिकता के कारण। किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव में जाती है? ऑक्सीजन की कमी और CO2 की अधिकता के कारण। फेफड़ों की कुपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? यह होता है संक्रिय ट्रांसपोर्ट। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? श्वसन केंद्र जो होता है मेडुला ऑब्लांगाटा तथा पोन्स में। फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? यह बना होता है प्लूरल का। किसका बना होता है? प्लूरल कला का। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? यह होता है बाइकार्बोनेट के रूप में। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में। केब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP के अणुओं का निर्माण होता है? 24 ATP अणुओं का निर्माण होता है। ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? 2। किण्वन अर्थात अनॉक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लुई पाश्चर ने। किण्वन अर्थात अनॉक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लुई पाश्चर ने। फेफड़ों तथा अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? यह हो जाएगा फुफ्फुस धमनी। फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस धमनी के द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं आलिद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? यह हो जाएगा फुफ्फुस शिरा। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं आलिद में किसके द्वारा? यह हो जाएगा फुफ्फुस शिरा। श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से किया जाता है? श्वसन गुणांक का मापन जो है गैनांक श्वसन मापी से। गैनांक
श्वसन मापी से किया जाता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया या अनॉक्सिया कहलाता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया तथा अनॉक्सिया कहलाता है। श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में हृदय के धड़कने की औसत दर 72 बार पर मिनट होती है। तो चलिए हमने कंप्लीट कर लिया। आगे आने वाले वीडियो में पाचन तंत्र को कंप्लीट कर लेंगे, उत्सर्जन तंत्र को कंप्लीट करेंगे, तंत्रिका तंत्र को कंप्लीट करेंगे और रक्त प्रसंचरण तंत्र जो भी बच चुका है वो अगले वाले वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।